पिछले 6 महीने से लगातार 6 महीने से देश भर में अगर कोई चर्चा है तो केवल ये कि कितने घोटाले हैं, कितने कारनामे हैं। आज तक कभी हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ कि किसी केंद्रीय मंत्री को भ्रष्टाचार के कारण हटाना पड़े, किसी केंद्रीय मंत्री को न केवल हटाना पड़े लेकिन जेल में भेजना पड़े। पहली बार हुआ है। और कभी कभी सरकार जो है ना, इस पर गर्व कर करके कहती है कि देखिए हमने ये किया, हमने सुरेश कलमाड़ी के खिलाफ ये कार्रवाई की, हमने आज उसके खिलाफ राजा के खिलाफ ये कार्रवाई की, कन्नी मोड़ी के खिलाफ ये कार्रवाई की। हमारे कार्यकर्ताओं को जानकारी होनी चाहिए कि सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। जो भी कार्रवाई हुई है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से हुई है, कोर्ट के आदेशों से हुई है। इन्होंने तो पूरी देर उन्हें बचाने की कोशिश की। लगातार प्रधानमंत्री कहते रहे कि नहीं कोई अपराध नहीं, कोई कुछ नहीं। और एक स्टेज पर तो ये भी कहा कि आप लोग राजा के लिए कहते हैं, लेकिन मैं क्या करूं? दीज आर द कंपल्शंस ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स। मैं मजबूर था, कोएलिशन थी, और कोएलिशन में अपने कोएलिशन के एक सहयोगी के खिलाफ मैं कुछ नहीं कर सकता था। हम भी कोएलिशन में रहे हैं। अरे हिंदुस्तान में अलायंसेस की निर्मित, शांति रखिए, हिंदुस्तान में गठबंधन की राजनीति का आरंभ किसी ने किया सबसे पहले, तो उसी महापुरुष ने किया जिनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम आज यहां इकट्ठे हुए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 1952 के इलेक्शन में भारतीय जनसंघ को कितनी सीटें मिली थी? केवल 3 सीटें मिली थी। 2 पश्चिम बंगाल से, 1 राजस्थान से, चित्तौड़ से। और इन 3 सीटों के सहारे भी वो प्रैक्टिकली विपक्ष के नेता बन गए। उसका कारण है कि कुल मिलाकर के 21 सांसदों ने उन्हें अपना नेता माना। और उस समय उन्होंने ये शब्द प्रयोग किया, कहा कि इन 21 लोगों के ग्रुप को उन्होंने जाकर के स्पीकर से मिलाया और स्पीकर को कहा कि इसका नाम हमने रखा है नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट के नाम से डॉक्टर मुखर्जी ने वो ग्रुप बना करके विपक्ष के नेता के रूप में प्रैक्टिकली उन्होंने पूरा समय काम किया। जितना समय थे वो ज्यादा समय नहीं रहे। उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया, जम्मू कश्मीर का एकता का आंदोलन, इंटीग्रेशन का आंदोलन, अपना बलिदान दे दिया। और आज हम एक दूसरा आंदोलन शुरू करने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उसका आरंभ भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। 2009 के चुनाव में मैंने पहली बार यह सवाल उठाया था कि विदेशों में भारत का बहुत सारा धन है, हिंदुस्तान में धन की कमी नहीं होगी अगर हम उस विदेशी बैंकों में जो जमा धन है उसको वापस लाए। मित्रों, कभी कभी मैं जब इसकी बात आज करता हूं तो कांग्रेस के मित्र कभी कभी कहते हैं, अरे आपकी सरकार भी तो 6 साल रही, एनडीए की सरकार, उस समय आपने ये विदेशी धन वापस क्यों नहीं लाया? आपको पता है कि उस समय स्विस बैंक क्या कहता था? स्विट्जरलैंड के बैंक और जितने सारे इस प्रकार के बैंक दुनिया के और देशों में हैं, 6-7 स्थानों पर ऐसे बैंक हैं जिनको लोग टैक्स हेवन्स कहते हैं। वो सब कहते थे कानून हमारा है, बैंकिंग के लॉज हमारे हैं, आपका क्या अधिकार है? आप कौन होते हैं ये मांगने वाले? हमारे यहां पर अगर कोई व्यक्ति आकर के और हमारे यहां पर $2 मिलियन जमा कराना चाहता है तो हम उनसे ये नहीं पूछते कि तुमने कहां से लाए हैं, जमा कराओ। हमारे बैंकों का फायदा होता है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का फायदा होता है, हम क्यों पूछें? आपको हम नहीं बताएंगे। लेकिन 2008 में अचानक अमेरिका में
जर्मनी में, यूरोप के बहुत सारे देशों में जिस प्रकार का आर्थिक संकट पैदा हुआ, उसके कारण उन बड़े बड़े देशों को लगा कि हमारे पैसे जो विदेशों में गए हैं उनको वापस लाना चाहिए, और उन्होंने स्विट्जरलैंड पर और जितने सारे टैक्स हेवन्स हैं उन पर दबाव डालना शुरू किया। इतना ही नहीं तो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में उन्होंने प्रस्ताव पारित करवाया। उस प्रस्ताव को कहते हैं कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक प्रस्ताव। और उस प्रस्ताव में ही इस बात को लिखा गया कि अगर किसी देश का पैसा जो कि भ्रष्टाचार से प्राप्त है, काला धन है, और वो किसी विदेशी बैंक में जाकर के जमा है, तो उन विदेशी बैंकों को वापस देना चाहिए। ये सारी चीजें 2008 में हुई हैं, हमारे समय में नहीं थी। और 2008 में 2009 में जब चुनाव हो रहा था, तब मैंने ये एक पत्र के रूप में प्रधानमंत्री को लिख करके उन्हें कहा था कि आज हमारी तरफ से पूरा प्रयत्न होना चाहिए कि हमारा धन जो विदेशी बैंकों में है वो वापस लाया जाए। अगर वापस आएगा तो हिंदुस्तान में संसाधनों की कोई कमी नहीं रहेगी और हिंदुस्तान के एक एक गांव में स्कूल बन जाएगा, हिंदुस्तान के एक एक गांव में हॉस्पिटल बन जाएगी, सड़कों की कोई अभाव नहीं रहेगा, किसानों को जितना जल चाहिए वो जल प्राप्त होगा, इरिगेशन जितना चाहिए वो सब होगा। इतना लाभ होगा कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। और पहली प्रतिक्रिया ये हुई कि अडवाणी को क्या हो गया है, उसको समझ में आता नहीं है। और पहली प्रतिक्रिया हुई किसने की उसका मैं उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया कि दिस इज एन इलेक्शन स्टंट, चुनाव के लिए स्टंट कर रहे हैं अडवाणी, ये काले धन की बात कर करके। कौन देगा काला धन हमको वापस? मैंने कहा देगा इसलिए देगा क्योंकि वो अमेरिका को दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि जर्मनी ने सार्वजनिक ऐलान किया है। ये मैंने पत्र में लिखा था प्रधानमंत्री को, जर्मनी ने सार्वजनिक ऐलान किया है कि लिechtenstein की बैंक ने जितने ऐसे उनके पास पैसे हैं, हमने कहा कि हमको जर्मनी को सब बताओ कि कौन कौन जर्मन है। उन्होंने हमको 2000 नाम भेजे हैं, उनमें जर्मन तो केवल 500 है, बाकी 1500 बाकी दुनिया के देशों के हैं। अगर उनमें कोई भारत का है और भारत हमसे पूछेगा तो हम बता देंगे। मैंने उसके आधार पर प्रधानमंत्री को पहला पत्र लिखा था और मैंने कहा था कि आप पता लगाइए। ये तब से लेकर के बात चली है और मुझे खुशी है कि बाबा रामदेव जी ने अपने सारे कार्यक्रमों में हर बार उसका उल्लेख किया। इस मामले को छोटी समस्या नहीं मानना चाहिए, बड़ी समस्या है। और इसीलिए मुझे बहुत खुशी है कि भ्रष्टाचार के घोटालों के खिलाफ भी जहां हमने अभियान चलाया है, वहां इस काले धन को वापस लाने का अभियान भी हम आगे चला रहे हैं। मैं पूरी शुभकामनाएं आपको देता हूं कि आप सफल हो। कौन सरकार बनाता है, कौन सरकार नहीं बनाता है, ये तो जनता फैसला करेगी। और अगर हम सही रास्ते पर चलेंगे तो निश्चित रूप से हमको कोई रोक नहीं सकता। भारत का भविष्य हम बनाएंगे, ये हमारे मन में संकल्प होना चाहिए। और आज आपको अनंत कुमार जी क्या यहां से संकल्प लेकर के हमको जाना है, ये आपसे कहलवाएंगे। आओ अनंत कुमार जी। सभी कार्यकर्ता संकल्प लेके जाएंगे, सभी कार्यकर्ता अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। श्री अनंत कुमार जी आपको संकल्प दिलाएंगे बलिदान दिवस के मौके पर। बोलो भारत माता की। मित्रों, आंदोलन के बारे में मैंने बात कही, लेकिन सरकार की कैसी हालत है इसका जो उदाहरण पिछले सप्ताह में हमारे सामने आया है, बहुत तकलीफ होती है। आज तक कभी स्वतंत्र भारत में ऐसा नहीं हुआ कि किसी मंत्री को, प्रधानमंत्री को शिकायत करनी पड़े
कि मेरे मंत्रालय में बक्स लगे हुए हैं। किसने लगाए हैं ये बक्स? प्रधानमंत्री को यह पत्र वित्त मंत्री ने लिखा। मित्रों, मैंने एक बार सार्वजनिक रूप से संसद में कहा था कि इस सरकार में अगर प्रणब मुखर्जी न होते तो ये सरकार कैसे चलती, मुझे समझ में नहीं आता। काफी बुद्धिमान है, काफी समझदार है और समझदार व्यक्ति है, इस कारण मैं इस मामले को विशेष गंभीर मानता हूं। वो साधारणतः अगर छोटी मोटी बात होती तो प्रधानमंत्री को पत्र लिख करके शिकायत नहीं करते। मैं 6 साल सरकार में रहा हूं, अनेक मामलों में अगर मुझे कोई बात होती थी मन में तो अटल जी से जाके बात कर लेता था। एक भी पत्र मैंने नहीं लिखा, ये तो पत्र लिखा है। मेरे मंत्रालय में बक्स लगे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को कहा कि एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, गुप्त जांच होनी चाहिए। गुप्त कहा? गुप्त जांच होनी चाहिए। और फिर जांच हुई। 16 स्थानों पर एडिव्स लगे हुए थे, 16 स्थानों पर, एक आध स्थान पर नहीं। और उसको कह दिया कि च्युइंग गम लगाया होगा। अरे कोई एक बच्चा आ गया, उसने च्युइंग गम चिपका दिया, 16 स्थानों पर चिपकाएगा जाकर के इधर उधर। मैं प्रधानमंत्री की बात अलग है। मैंने कहा ना कि मैं प्रणब जी को बहुत समझदार मानता हूं, तो उनको देश की जनता को भी समझदार मानना चाहिए और उनको समझना चाहिए कि ये जो उत्तर दिया है जांच करने वालों ने कि किसी ने च्युइंग गम लगा दिया होगा, ये कोई नहीं खाएगा, कोई नहीं स्वीकार करेगा। स्वयं उनको इस बात की सफाई देनी चाहिए। और सबसे बढ़कर के मैं मांग करता हूं, काला धन विदेशों में है और जो जांच करना चाहते थे कि हमारे बारे में क्या कहीं कुछ जानकारी तो नहीं मिली है प्रणब जी को, वित्त मंत्रालय को, उन्होंने किया। कोई कहते हैं नहीं, विदेशी संस्थाएं हैं कि जो भी कर रही हैं, इंटरनेशनल एजेंसी। मैं नहीं जानता हूं, मैं इतना जरूर जानता हूं कि इसके बारे में पूरी सफाई प्रधानमंत्री को देनी चाहिए। और संसद के एक सदस्य के नाते मैं आपको कहना चाहता हूं कि अब मामला जोरदार ढंग से आने वाले मानसून सेशन में उठाया जाएगा और एनडीए की ओर से पूरी तरह से इस बारे में चर्चा होगी।